बनाया गया है। वीडियो में पीएम मोदी एक बड़ी सभा में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मुझे भी आप सभी की तरह खुद को डांस करते हुए देखकर मजा आया। चुनावी मौसम में ऐसी रचनात्मकता सचमुच आनंददायक है। तो चुनाव के रंग का एक हिस्सा ये भी है। और आगे बढ़ते हैं। चौथे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बाकी बचे अन्य चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कृष्णानगर में एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान जन सैलाब देखने को मिला। उन्होंने इस दौरान कहा कि ममता बनर्जी सरहदी राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं और घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाती हैं। ये लोग कट मनी चलाते हैं, घुसपैठ कराकर अपनी वोट बैंक बनाते हैं। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। सरहदी राज्य में आप घुसपैठ को बढ़ावा देती हो और उसको वोट बैंक में करना। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में पार्टी के प्रचार अभियान को धार दी। उन्होंने कांग्रेस को आड़ो हाथे लेते हुए कहा कि वो अपने हित के लिए एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में छेड़छाड़ करना चाहते हैं। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर और यहाँ के कविता जेल में, ये बेल और जेल, ये सब भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हुए। और आजकल क्या बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण को खतरा है, रिजर्वेशन को खतरा है। अरे चोरी करो तुम, डाका डालो तुम, और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। वहीं नॉर्थ मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने रोड शो किया। पीयूष गोयल ने इस दौरान जोर देते हुए कहा कि देश के लोगों में आज पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास साफ झलकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि वे रामलला के दर्शन के लिए गई थीं। एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये यूसीसी की गंगा जो उत्तराखंड से निकली है वो पूरे देश में बहेगी। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा सीट से नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले उन्होंने एक रोड शो किया। इसके अलावा अमेठी से भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने गौरीगंज में चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने गौरीगंज में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने उन्हें 2019 में धोखा दिया वो इस बार अमेठी में अपना जलवा दिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस चुनाव हारेगी। जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को धोखा दिया वो इस बार अमेठी में अपना जलवा दिखाना चाह रहे हैं। तो राहुल गांधी को
इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में वो कौन कौन है जो उनकी पीठ पर छुरा भोग चुके हैं और इस बार आतुर हैं कि अमेठी में उनको नीचा दिखाया जाए और रायबरेली में उनको हराया जाए। राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी से खतरा है, ये जगजाहिर बात है। भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई का कहना है कि दक्षिण भारत में संसदीय चुनावों में मोदी लहर चलने वाली है। उन्होंने बीजेपी के रिकॉर्ड अंतर से जीतने का भरोसा जताते हुए कहा कि कांग्रेस को 50 से भी कम सीटें मिलेंगी। It's a strong Modi ji wave as usual from 2014. It is only increasing with each day. And 2024 June 4th will be a historic day. You will see in the southern part of our country, our Modi ji wave is going to sweep all parliament. We are going to win with record margin, which is already visible. Be it Tamil Nadu, be it Kerala, be it parts of Karnataka, now Andhra. We are in Karimnagar with our very dynamic and strong leader, Bandi Sanjay Garu ji. You will see in Karimnagar, everywhere you see Modi ji wave, our Bandi Anna's strong presence is already visible. भाजपा ने कांग्रेस नेता विजय वडेद्दीवार के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई है। विजय वडेद्दीवार ने 26/11 मुंबई हमले को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद भाजपा ने चुनाव आयोग से मामले की जांच करने की मांग की है। साथ ही भाजपा ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। लोकसभा चुनाव के बीच पार्टियों द्वारा लगातार कैंडिडेट में बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बसपा ने पहले जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटकर श्याम यादव को दिया, तो वहीं अब बस्ती से दयाशंकर मिश्रा का टिकट काटते हुए लवकुश पटेल को मौका दिया है। बसपा ने बस्ती लोकसभा सीट पर लवकुश पटेल और जौनपुर से श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दुधी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए रवि सिंह खरवार को प्रत्याशी बनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कथित तौर पर राजनीतिक फंडिंग प्राप्त करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की। एलजी सक्सेना को शिकायत मिली थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी धनराशि प्राप्त हुई थी। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच पर कहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया के विमान को हाईजैक करने और भारत में कई जगहों पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हमला करने की धमकी दी थी। इतनी खतरनाक संस्था से अरविंद केजरीवाल ने 16 मिलियन डॉलर लिए थे। सिंह पन्नू द्वारा 16 मिलियन डॉलर अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को देने का जो सनसनीखेज खुलासा पिछले दिनों में किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमने इतने पैसे उनको दिए, इसकी वजह में उन्होंने कहा था कि वो प्रोफेसर भुल्लर को और बाकी लोगों को छोड़ेंगे, और यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथियों के घरों में पंजाब में जाकर रुकते रहे। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि हमेशा ही भारत के खिलाफ आतंकी माहौल बनाते हैं, भारत के कभी एयरलाइन एयर इंडिया को उड़ाने की बात करते हैं, कभी भारत के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंदर उड़ाने की बात करते हैं। ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी का क्या नाता है? ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों फंडिंग ली और क्या क्या उनसे वादे किए इस फंडिंग के खिलाफ? ये भारत के एक देशद्रोह का मुकदमा है। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो
आदेश पारित करके कहा है एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं इसका स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ये अरविंद केजरीवाल जी का एंटी भारत स्टैंड जो है ये दुनिया के सामने बेनकाब होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस समारोह में उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करते हुए कहा, बुराई का मार्ग कितना भी सुगम हो, लेकिन बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की संभावनाएं होती हैं। मैं चाहती हूं कि आप सभी विद्यार्थी कितने भी मुश्किल परिस्थिति में हो, बुराई को कभी भी हावी ना होने देना। बुराई का मार्ग कितना भी सुगम क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई का ही पक्ष लेना। करुणा, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता जैसे मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। इन मूल्यों पर आधारित आपका जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी जरूर होगा। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा, हमें निरंतर नए कौशल अपनाने होंगे जिससे हमारी युवा पीढ़ी तेजी से हो रहे बदलाव के साथ सामंजस्य बना सके। इस सदी के आरंभ में कोई नहीं जानता था कि तब से 20वें या 25 साल बाद लोगों को किस तरह के कौशल की आवश्यकता होगी। बहुत सारे वर्तमान स्किल्स आने वाले समय में उपयोगी नहीं रहेगी। हमें निरंतर नए स्किल अपनाने होंगे। इसीलिए हमारा ध्येय फ्लेक्सिबल माइंड्स विकसित करने पर होना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी तेजी से हो रही बदलाव के साथ सामंजस्य बना के रख सके। जीएसटी इकोसिस्टम में पूरी तरह हो रहे बदलावों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है तब से जीएसटी इकोसिस्टम में काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं। इस बारे में विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी आर्किटेक्चर में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले सुधार की बात करें तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, जो कि उनकी नियुक्ति बहुत समय से रुकी हुई थी। दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव में सकल जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। इसके साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पोस्ट में 3 भागों में बांटकर उसको रेखांकित किया है। पहले भाग में जीएसटी की उत्पत्ति और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में इसकी भूमिका के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में जीएसटी ने गरीब समर्थक दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों को कैसे लाभान्वित किया है, इस विषय पर चर्चा की गई है। इसके साथ में तीसरे भाग में सहकारी और राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में जीएसटी की भूमिका को रेखांकित किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी को लेकर कहा है कि घरेलू आर्थिक गतिविधि लगातार बढ़ रही है। इसके साथ में उन्होंने कहा कि खरीफ की बुआई अच्छी चल रही है, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में ये थोड़ी कम है। वहीं 2 पहिया वाहनों की बिक्री में भी उछाल आया है। रेलवे माल यातायात, बंदरगाह माल यातायात बढ़ा है। टोल संग्रह, वाणिज्य वाहन बिक्री जून और जुलाई में मजबूत रही। दास ने आगे कहा कि निवेश गतिविधि भी बढ़ रही है। मई में दूसरे महीने के लिए पूंजीगत उत्पादन में 2 अंकों की वृद्धि और जून में पूंजीगत वस्तुओं के आयात को भी बढ़ावा दिया गया। गृह सचिव ने पिछले सप्ताह दिल्ली के कुछ स्कूलों को मिले फर्जी ईमेल के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल और एसओपी तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गृह सचिव ने दिल्ली पुलिस और स्कूलों से एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र के लिए मजबूत समन्वय रखने को कहा, ताकि गलत सूचना से कोई अनावश्यक घबराहट पैदा न हो। उन्होंने स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे और ईमेल की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त ने भाग लिया।
मौसम विभाग ने कहा है कि केरल में ऑरेंज अलर्ट से तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले कोल्लम, अलापुझा और कोझिकोड के तटीय इलाकों में अलग अलग जगहों पर समुद्र में हलचल देखी गई थी और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। समुद्र में उठी ऊंची लहरों के कारण कोल्लम में तटीय इलाकों के घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि अलापुझा में तटीय इलाके की सड़कों पर रेत जमा हो गई। इससे पहले मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि स्थिति काफ़ी कठिन रह सकती है। अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कहा, राज्यपाल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। मुझे बहुत खेद है कि मुख्यमंत्री ने मुझे राजनीति में घसीटा है, खासकर ऐसे समय में जब चुनाव हो रहे हैं। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बीकानेर में भीषण गर्मी और लू ने पिछले 2 दिनों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। निरंतर बढ़ रहे तापमान से आम आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शहरी इलाके में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, मगर खुले इलाके और सीमावर्ती क्षेत्र में ये तापमान 48 पार हो गया है। तेज तपन के कारण बाजार में आवाजाही पर इसका असर तो पड़ा ही है। चिकित्सा विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राहुल हर्ष ने बताया कि चिकित्सा विभाग मुस्तैदी के साथ जिले भर के लोगों में बढ़ रही गर्मी जनित बीमारियों से निजात दिलाने में जुटा है। तेज गर्मी, लू और तपन से बचने के सभी उपाय सुनिश्चित कर रखे हैं। मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी लोअर तप कहाँ से बचाए रखने के, उनको ज़्यादा तापमान से बचाए रखने के इंतज़ाम किए गए हैं। भीषण गर्मी के चलते ठंडा पेय, दूध, छाछ, दही की खपत तो बढ़ी है, वहीं पशुपालकों की चिंता भी बढ़ गई है। पशुपालकों ने अपने पशुओं को गर्मी के इस कहर से बचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। उत्तराखंड में आगामी 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों को आते हैं, वहीं चारों धामों के प्रति आस्था का लाभ साइबर ठग भी उठाते हैं। ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग कराने वाले तीर्थयात्रियों को साइबर ठग अपने जाल में फंसा लेते हैं। विश्व भर से आने के इच्छुक श्रद्धालुओं से विभिन्न प्रकार से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने में लिप्त कुल 76 वेबसाइटों को बीते यात्रा वर्ष से अभी तक राज्य पुलिस के विशेष कार्यबल ने ब्लॉक कराया है। उत्तराखंड एसटीएफ का साइबर अपराध पुलिस स्टेशन चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तीर्थयात्रियों को ठगी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एसटीएफ के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय और साइबर क्राइम के साथ मिलकर चारधाम से जुड़ी अब तक कुल 76 वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया है। देश और विदेश के असंख्य लोगों को ठगी से बचाया गया है। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से जागरूकता फैलाना चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ IRCTC ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ऑफिशियल पार्टनर है, जिसके माध्यम से अगर आपको चारधाम या श्री केदारनाथ हेली सर्विस बुक करानी है, अगर आपको कोई भी इस प्रकार की वेबसाइट या कोई भी प्रकार का अगर कोई फेसबुक पेज मिल रहा है तो आप हमें भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना खुद का जो सरकारी नंबर है वो दे रखा है 9412080875। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दीजिए कि इस प्रकार की फेक वेबसाइट चल रही है। और यदि आपके साथ कोई ठगी हो जाती है तो उसमें आप भारत सरकार की जो हेल्पलाइन है गृह मंत्रालय की, जो कि I4C के द्वारा भी चलाई जाती है, उसमें आप 1930 पे रिपोर्ट करें। और साथ में अगर आपके साथ कोई भी साइबर ठगी हो जा रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें एक रिटन एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो उस पर हम जितनी जल्दी हो सकेगा कार्रवाई करेंगे।
T20 विश्व कप 2024 को शुरू होने में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है और इस बीच भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी नई जर्सी का अनावरण कर दिया। जर्सी के अनावरण के बाद 20 सेकंड का वीडियो पेश किया गया जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा शामिल हैं। जर्सी को हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ाया गया। BCCI ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, एक जर्सी एक राष्ट्र, नई टीम इंडिया T20 जर्सी पेश है। नाडा ने भारतीय कुश्ती महासंघ को बजरंग पुनिया के अस्थायी निलंबन के बारे में पत्र के द्वारा सूचित किया है। बजरंग को 7 मई तक स्पष्टीकरण देना है कि उन्होंने नाडा को डोप सैंपल क्यों नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जम्मू कश्मीर में रविवार को आतंकवादी हमले में शहीद हुए वायुसेना के जवान को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अपना चुनावी कार्यक्रम रद्द करके छिंदवाड़ा पहुंचे और शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवान पर गर्व है जिसने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित किया। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेज रही है। सरकार अपने बहादुर की शहादत को बेकार नहीं जाने देगा, उसको स्मरण रखेगा। मैं मान के चलता हूँ कि सेना की शहादत पे कांग्रेस की अपनी ये बहुत गलत भाव है कि जो कम से कम सेना को राजनीति से अलग रखना चाहिए। सेना ने पुरुषार्थ करके, पराक्रम करके एक बार नहीं 2-2 बार देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और उसी कारण से पूरे देश से आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई। आज का भारत तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए महानता के शिखर की ओर अग्रसर है। पहले लोग हमें अर्थव्यवस्था के बारे में समझाने आते थे, अब भारत से सीखने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि 2047 में हम विकसित भारत देखेंगे। इसे लेकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है। ये बात मुक्त शिक्षा विद्यालय के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही। दिल्ली विश्वविद्यालय के मुक्त शिक्षा विद्यालय का 62वां स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर विकसित भारत के निर्माण में मुक्त शिक्षा का योगदान इस विषय पर संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति समाज में सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है। दिस ओपन लर्निंग इज यूनिक और ये ओपन लर्निंग हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। प्राचीन भारत शिक्षा और ज्ञान का विश्व केंद्र रहा है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी कि ज्ञान का मतलब भारत, शिक्षा अर्जन करना मतलब भारत। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं सदी तक क्या पहचान थी? दुनिया का मुख्य शिक्षा का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की नीतियों का प्रभाव आज दुनिया देख रही है। उपराष्ट्रपति ने सकारात्मक नीति, सकारात्मक सोच के सहारे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं को असफलता से सीखकर आगे बढ़ने का मंत्र दिया। इस मौके पर मुक्त शिक्षा विद्यालय की टॉपर्स छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। DD न्यूज के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। साफ सफाई की दृष्टि से देश का नंबर 1 शहर इंदौर कई मायनों में मशहूर है, खास तौर से इस चिलचिलाती धूप में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए। यहाँ चलने वाली आई बस में यात्रियों से लेकर ड्राइवर और कंडक्टर भी महिला ही हैं। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित ये बस रोजाना 11.5 किलोमीटर का सफर तय करती है और वो भी हफ्ते में 7 दिन। चुनावी सफर के दौरान बस का जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। मैं
इस वक्त एक स्पेशल बस में हूँ इंदौर में। हम इस वक्त है सत्य साई बस स्टेशन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं हैं क्योंकि ये विमेन स्पेशल बस है। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी लेडी हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ड्राइवर से और जानेंगे क्या खास है इस बस में और क्या खास है उनकी ड्राइविंग में। और ये है विमेन स्पेशल बस की ड्राइवर रितु। रितु, आप कब से चला रही हैं बस? मुझे ये चौथा साल लग गया सर। अच्छा, कितना ट्रेनिंग ली थी आपने? मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग थी जब मैं 2021 में आई थी यहाँ पर, और उसके बाद से अभी चला ही रही हूँ सर। कैसा लगता है आप अपनी साथी महिलाओं को उनके गंतव्य तक पहुँचाती हैं? काफ़ी अच्छा लगता है सर, जब सभी को अपने लक्ष्य से लेकर जहाँ उनके स्पॉट होते हैं वहीं छोड़ती हूँ सर। बहुत अच्छा लगता है। इससे आपके परिवार को कितना सपोर्ट मिलता है फाइनेंशियली? काफ़ी मिलता है सर, बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जैसे कि आपने सुना, इन्हें बड़ी खुशी है, बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। और हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से जो इस बस का सफ़र एंजॉय कर रही हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी बिल्लोरे। अच्छा, ये बताइए इस बस में सफ़र करना क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि इसमें सारे लेडीज़ ही होती हैं, कोई अनकंफर्टेबल नहीं होता है, प्रॉपर बैठने के लिए भी जगह मिल जाती है, दैट्स व्हाई। ये बताइए कि कब से आप सफ़र कर रही हैं इस बस में? 4 साल से। 4 साल से। और कभी कोई आपको परेशानी हुई? नहीं, कुछ परेशानी नहीं, जल्दी पहुंच जाते वैसे। खास बात यह है कि न सिर्फ ड्राइवर और सवारियां बल्कि कंडक्टर भी एक महिला है। हम उनसे भी बात करेंगे और उनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे। कैसा अनुभव रहता है आपका? अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है लेडीज के ऊपर। लोग आपसे बात करते हैं तो क्या आप बताती हैं उनको? हाँ, बताते हैं उनको कि ये लेडीज बस है, सिर्फ लेडीजों के लिए है। अच्छा गर्व महसूस करते हैं। छोटी सी बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक सबके लिए ये बस बहुत सुविधाजनक है। रोजाना 11.5 किलोमीटर का सफर ये बस तय करती है और ये है इंदौर की शान। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज इंदौर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जब अपनी पार्टी को सेवा करने के लिए सार्वजनिक जनादेश मिलेगा तो वो न केवल शेर खास में रोज़गार के अवसर और आधुनिक आवास पैदा करेंगे बल्कि इस ऐतिहासिक शहर के प्राचीन गौरव को बहाल करने का काम भी करेंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अल्ताफ जी, ये जानना चाहेंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जहाँ पर आप मेरे साथ बात कर रही हैं, शहर खास है। दिस इज़ द प्राइड ऑफ कश्मीर। आप देख रही हैं दाएं बाएं मकानों की हालत, आप देख रहे हैं एक एक घर में 5-5, 6-6 फैमिलीज़ रह रही हैं। क्रेडिट दूंगा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को, उन्होंने हमें ज़मीनों की प्रोटेक्शन भी दे दी अपनी पार्टी के कहने से, और यहाँ नौकरियों की प्रोटेक्शन भी दे दी। स्टेटहुड भी लाएंगे। तो हमें लोगों को समझाना है, भाई यही है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि 370 के बाद यहाँ पे जो नौकरियां हैं वो बंद हो गई हैं, लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं है। आपका क्या? देखिए, वैसे ही हमारे नौजवानों को नौकरियां कम मिलती हैं। मैंने ये कहूँगा, उस बात पे मैं शायद उनको एक ही सवाल करूँगा कि भैया पिछले 70 साल तो आप ही थे, आपने तो हमारे लोगों को क्लास 4 बनाया। डेली वेजर 70,000 हैं, हमारे आशा वर्कर्स हैं, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे दूसरे बिजली महकमे के वर्कर्स हैं, पीएचई के वर्कर्स हैं। 8-8 हज़ार रुपये पे वो भी वो कैजुअल लेबर बना दिया। क्लास 4 सोसाइटी बनाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले हैं। ये जो लड़ाई है ये डिफरेंट अलायंसेस की लड़ाई है या सीधी लड़ाई आप देख रहे हैं कि अलायंस ही नहीं है किसी के साथ? हम ये अलायंस सच और झूठ की है और कुछ नहीं है। अच्छा, नया सवेरे की आपने बात की, किस तरह का नया सवेरा? नया सवेरा वो होगा जब आप देखेंगे मेरे नौजवानों के चेहरे पर खुशी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जिंदगी शुरू होनी है, शादी होनी है, हर चीज़